नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक लड़के की है जिनका नाम सूरज है। तो चलिए अब यह कहानी सूरज जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर में पला बड़ा हूं। आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी हकीकत बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप यकीन न कर पाएं। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि मेरी अपनी आप बीती है। एक ऐसा सच जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यह कहानी एक ऐसे सफर की है जिसने मुझे उन अंधेरों में धकेल दिया जिनके अस्तित्व को मैं कभी मानता ही नहीं था। मेरा जन्म वैसे तो हनुमानगढ़ जिले के ही एक छोटे से गांव में हुआ था, लेकिन मेरे जन्म के कुछ ही महीनों बाद मेरे मम्मी पापा मुझे लेकर हनुमानगढ़ शहर आ गए थे। इसके बाद हम कभी उस गांव में वापस नहीं गए, कम से मैं तो कभी नहीं गया। जब भी गांव में कोई शादी ब्याह या कोई और कार्यक्रम होता तो हमेशा पापा अकेले ही जाते थे। मम्मी न तो कभी अकेले गईं और न ही मुझे कभी अपने साथ लेकर गईं। गांव में हमारा एक बड़ा संयुक्त परिवार था जिसमें मेरे ताऊ जी, चाचा जी, दादी और उनके बच्चे सब एक साथ रहते थे। वे लोग अक्सर हमसे मिलने हनुमानगढ़ आया करते थे, लेकिन हमारी तरफ से गांव जाने का सिलसिला पूरी तरह बंद था। बचपन में मैंने कई बार गांव जाने की जिद की। मैं अपने हमउम्र भाई बहनों के साथ खेलना चाहता था, खेतों में घूमना चाहता था और उस हवेली को देखना चाहता था जिसके बारे में मैं सिर्फ कहानियों में सुनता था। मेरे मम्मी पापा ने मेरी हर जायज नाजायज जिद पूरी की, लेकिन गांव जाने की मेरी इस एक ख्वाहिश को उन्होंने हमेशा बड़ी सख्ती से नजरअंदाज कर दिया। जब भी मैं वजह पूछता तो वे बड़ी कुशलता से बात को टाल देते। कभी कहते कि गांव का माहौल मेरे लिए ठीक नहीं है, तो कभी कहते कि वहां की धूल मिट्टी से मुझे एलर्जी हो जाती थी। उनके जवाब कभी भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी पूछना छोड़ दिया। पर मेरे दिल के किसी कोने में अपने गांव को देखने की इच्छा हमेशा जिंदा रही। समय बीतता गया, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेरी एक अच्छी सरकारी नौकरी लग गई। मेरे ऑफिस में ही प्रिया नाम की एक लड़की काम करती थी। प्रिया का परिवार भी हनुमानगढ़ में ही रहता था और वह एक बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे परिवार से थी। हम दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हमने अपने अपने परिवारों से बात की और उनकी रजामंदी से हमने शादी करने का फैसला कर लिया। घर में शादी की तैयारियां बड़े जोर शोर से शुरू हो गईं। हमारी सगाई बड़ी धूमधाम से हुई और शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत उत्साहित थे और कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। शादी के कुछ दिन पहले गांव से ताऊ जी, चाचा जी और दादी भी आ गए थे। घर में चारों तरफ खुशी और उल्लास का माहौल था, लेकिन इन सब के बीच मैंने एक अजीब बात महसूस की। अक्सर मेरे पापा, ताऊ जी और चाचा जी बंद कमरे में बैठकर घंटों तक कुछ गंभीर बातें करते रहते थे। जब भी वे बाहर निकलते तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी और चिंता की लकीरें खींची होती थीं। मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे यह कहकर बात टाल देते कि बस यूं ही काम की बातें कर रहे हैं। मुझे लगा शायद शादी के खर्चों को लेकर परेशान होंगे, इसलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। फिर वो दिन आया जब बड़े ही धूमधाम से मेरी और प्रिया की शादी हो गई। शादी की रस्में 2 दिनों तक चली और सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। लेकिन हमारे परिवार में एक ऐसी परंपरा थी जिसके बारे में मुझे पहली बार अपनी शादी के बाद ही पता चला। हमारे खानदान में यह रिवाज था कि शादी के बाद दूल्हा दुल्हन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले गांव जाकर अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद लेते हैं। शादी के अगले दिन सुबह जब सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे तो मेरी दादी ने कहा, अब शादी तो अच्छे से हो गई, लेकिन सबसे जरूरी काम तो अभी बाकी है। सूरज और प्रिया को गांव चलकर कुलदेवी माँ का आशीर्वाद लेना होगा। दादी की बात सुनकर वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेरे मम्मी पापा ने एक दूसरे की तरफ चिंता भरी नजरों से देखा। दादी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह हमारे खानदान की सबसे पुरानी परंपरा है। अगर नई बहू कुलदेवी के चरणों में माथा नहीं टेकती तो उस जोड़े की शादी कभी सफल नहीं होती। गांव में यह मान्यता है कि मां के आशीर्वाद के बिना उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशियां नहीं आती और उन्हें
संतान सुख भी प्राप्त नहीं होता। यह सब बताते हुए दादी ने मेरी और प्रिया की तरफ देखा और कहा, इसलिए कल सुबह ही दूल्हा दुल्हन को कुलदेवी का आशीर्वाद लेने के लिए गांव जाना होगा। यह सुनते ही मेरी मां लगभग कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं मां जी, सूरज कहीं नहीं जाएगा। हम यहीं से कुलदेवी मां के नाम का दिया जलाकर उनका आशीर्वाद ले लेंगे। यह सुनकर ताऊ जी थोड़े सख्त लहजे में बोले, बहू, हम तुम्हारी चिंता समझ रहे हैं, लेकिन तुम परंपरा को कैसे तोड़ सकती हो? हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। देवी मां के उसी मंदिर में उनके स्थान पर जाकर ही आशीर्वाद लेना पड़ता है। घबराओ मत, मां की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। मेरी मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्होंने घबराते हुए कहा, नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। मैं उनकी यह हालत देखकर हैरान था। मैंने पूछ ही लिया, कैसा डर मम्मी? आखिर आप इतना क्यों घबरा रही हैं? मेरे सवाल पूछते ही सब घर वाले चुप हो गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माहौल की गंभीरता को समझते हुए मेरे पापा ने बात को संभालने की कोशिश की। वो बोले, अरे कुछ नहीं बेटा, वो क्या है ना, तुम कभी गांव में रहे नहीं हो, तो तुम्हारी मम्मी को बस यही चिंता सता रही है कि तुम वहां के माहौल में ढल पाओगे या नहीं। मैं बोला, पापा, इसमें एडजस्ट करने वाली क्या बात है? और वैसे भी मैं हमेशा से गांव जाना चाहता था, लेकिन आप लोग ही मुझे कभी लेकर नहीं गए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आप लोगों ने मुझे हमेशा मेरे अपने ही गांव से दूर रखा? अब मेरी दादी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, बेटा, बात यह है कि जब तुम बहुत छोटे थे तो गांव में अक्सर बीमार पड़ जाते थे। गांव का पानी और वहां का माहौल तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि इस बच्चे को यहां रखना इसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें शहर ले आए। अब तुम दोनों के इकलौते बेटे हो तो इन्हें डर तो लगा ही रहेगा ना कि कहीं तुम फिर से बीमार ना पड़ जाओ। इसीलिए हम लोगों ने भी मना कर दिया था कि जब तक जरूरी ना हो इसे गांव मत लाना। मैंने उनकी बातों पर यकीन तो कर लिया, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं यह शक बना रहा कि मुझसे कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। पर उस वक्त बहस करने का कोई मतलब नहीं था और कुलदेवी की परंपरा को टाला भी नहीं जा सकता था। आखिर में यह तय हुआ कि हम अगले दिन सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। उस रात मेरे मम्मी पापा ठीक से सो भी नहीं पाए। मैं जानता था कि वे परेशान हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि उनकी परेशानी की वजह कितनी भयानक और गहरी है। मैं तो बस इस बात से खुश था कि आखिरकार मुझे अपना गांव देखने का मौका मिल रहा था, वह भी अपनी जीवन संगिनी प्रिया के साथ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सफर मेरी जिंदगी के सबसे भयानक अध्याय की शुरुआत होने वाला था। अगली सुबह घर में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल था। प्रिया अपने मायके से विदा होकर सुबह लगभग 10 बजे तक हमारे घर आ चुकी थी। घर पर उसका स्वागत हुआ और कुछ जरूरी रस्में भी निभाई गईं। इन रस्मों के दौरान भी मैंने महसूस किया कि मेरे परिवार के लोग, खासकर मेरे मम्मी पापा, बस जल्दी से सब कुछ खत्म करना चाहते थे। उनके चेहरों पर खुशी से ज्यादा एक अनजाना डर था। दोपहर के खाने के बाद हमें गांव के लिए निकलना था। हमें गांव में कुलदेवी मां के दर्शन करने थे। शादी की खुशी में पूरे गांव को भोज देना था और एक और परंपरा निभानी थी जिसमें दुल्हन घर की दीवारों पर हल्दी के छापे लगाती है। कुल मिलाकर हमें गांव में 3 दिन रुकना था। मैं तो चाहता था कि कुछ ज्यादा दिन रुकूं। आखिर पहली बार अपने गांव जा रहा था, लेकिन मेरे मम्मी पापा की हालत देखकर लग रहा था कि वे एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहते। आखिरकार हम लोग गांव जाने के लिए रवाना हो गए। हमारी गाड़ी में मेरे साथ मेरे मम्मी पापा, मैं और प्रिया थे। साथ में एक ड्राइवर था। हमारे पीछे 2 और गाड़ियां थीं, जिनमें मेरे चाचा ताऊ का परिवार और दादी थी। मेरे चाचा और ताऊ जी के बच्चे उम्र में मुझसे काफी बड़े थे। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटा था। जब मैं इस बारे में पूछता तो मम्मी हमेशा यही कहती कि मैं बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था, इसीलिए उम्र का इतना फासला है। सफर शुरू हो चुका था। हनुमानगढ़ से हमारे गांव का रास्ता लगभग 4-5 घंटे का था। शुरुआती 1-2 घंटे तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे हम शहर की सीमा से दूर होते जा रहे थे, मेरे घर वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे आपस में लगभग फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। रास्ते में हमने एक ढाबे पर चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी। उस वक्त भी मैंने देखा मेरे पापा और चाचा जी कुछ दूरी पर खड़े होकर किसी गहरी चिंता में डूबे हुए थे। मैं उनके पास गया तो वे तुरंत चुप हो गए और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करने लगे। खैर, हम फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। अब हम गांव के नजदीक पहुंच रहे थे और शाम ढलने लगी थी। सूरज डूब रहा था और आसमान में हल्की लालिमा छाई हुई थी। तभी
जैसे ही हमारी गाड़ी ने गांव की सीमा में प्रवेश किया, अचानक मौसम ने एक अजीब करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और आसमान में काले बादल घिर आए। जो मौसम कुछ देर पहले तक बिल्कुल साफ था, वह अचानक से तूफानी हो गया। ये देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत घबरा गए। उनकी आंखों में मैंने असली खौफ देखा। मैं उन्हें शांत करने के लिए बोला, अरे मम्मी, इसमें घबराने की क्या बात है? मौसम ही तो है, कभी भी बदल सकता है। मेरी मम्मी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बेटा, हाँ। लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हम लोग गांव के कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे हवा का एक तेज झोंका आया और किसी ने बड़ी ही भयानक फुसफुसाती हुई आवाज में मेरे कान के पास आकर मेरा नाम पुकारा, सूरज। मैंने हैरानी से इधर उधर देखा। गाड़ी में सब चुपचाप बैठे थे। प्रिया मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा शायद यह मेरे मन का वहम है। मैंने खिड़की से बाहर अपना गांव देखना शुरू कर दिया। दूर दूर तक फैले खेत और पुराने तर्ज के घर। लेकिन कुछ ही पलों के बाद मुझे फिर से वही एहसास हुआ। इस बार आवाज और भी साफ थी, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब आकर धीरे से बोला हो, सूरज, तुम आ गए। इस बार मैं सच में चौंक गया। मैंने फिर से हैरानी से चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। मुझे इस तरह परेशान देखकर मेरी मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, कुछ नहीं, और सोचा कि शायद सफर की थकान की वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तभी मेरी नजर दूर एक टीले पर बनी एक विशाल खंडहर हो चुकी हवेली पर गई। वह किसी पुराने किले जैसी लग रही थी और दूर से ही एक अजीब सी वीरानगी का एहसास दे रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बार बार उसी की तरफ देखने को कर रहा था। मुझे उस तरफ एक तक देखते हुए मेरे पापा ने हड़बड़ाते हुए कहा, बेटा, ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी ली है तुमने? वह मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब न देकर पूछा, पापा वो सामने क्या है? मेरी मम्मी ने घबराते हुए लगभग चीख कर कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं है। मैं बोला, कुछ तो होगा। अब पापा बोले, बेटा वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी घड़ी है। लोग उसे काला घड़ कहते हैं। सदियों पुरानी है और अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है। गांव के लोगों ने उस तरफ जाना छोड़ दिया है क्योंकि वह बहुत खतरनाक हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। सरकार ने भी उसे खतरनाक घोषित कर दिया है। तुम भी भूलकर उस तरफ कभी मत जाना। वैसे भी तुम गांव से अनजान हो, इन पुरानी जगहों से दूर रहो तो ही बेहतर है। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस एक तक उसी काला घड़ की तरफ देखे जा रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह वीरान घड़ी मुझे अपनी तरफ खींच रही हो, जैसे कोई मुझे वहां से बुला रहा हो। मुझे उस तरफ घूरते देखकर मेरी मम्मी ने मेरा ध्यान खींचते हुए कहा, अरे बेटा, वो देखो, सामने शिवजी का मंदिर है। कितना सुंदर है ना? मैंने अपने ख्यालों से बाहर आकर उस तरफ देखा। हमने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, सूरज, तुम्हारा गांव तो सच में बहुत खूबसूरत है। मैं सोच रही थी कि हनीमून पर कहीं बाहर जाने की बजाय अगर हम कुछ दिन यहीं रुकें और घूमें तो कितना अच्छा रहेगा। यह सुनते ही मेरी मम्मी घबराते हुए बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, अरे बेटा, गांव देखने में ही खूबसूरत लगते हैं। तुम दोनों कभी यहां रहे नहीं हो, एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यहां शहर जैसी सुविधाएं नहीं होती, लाइट भी कभी कभार ही आती है। तभी हमारा घर आ गया और पापा के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। जैसे ही हम लोग गाड़ी से बाहर निकले और मैंने अपना पहला कदम गांव की जमीन पर रखा, अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की। चारों तरफ एक पल के लिए इतना तेज उजाला हुआ और फिर घना अंधेरा छा गया। यह देखकर सब लोग बुरी तरह घबरा उठे। दादी ने बात को संभालते हुए कहा, लगता है जोर की बारिश आने वाली है। चलो सब लोग जल्दी से अंदर चलो। बहू, जल्दी से दूल्हा दुल्हन की आरती उतारो। तभी मेरे चाचा का बेटा रवि, जो मुझसे कुछ साल बड़ा था, बोला, अरे दादी, सूरज पहली बार गांव आया है, उसके स्वागत में एक नारियल तो फोड़ना ही चाहिए, शुभ होता है। ये कहते हुए उसने हमारी गाड़ी के सामने एक नारियल फोड़ा। लेकिन जैसे ही नारियल फूटा, उसमें से पानी की जगह गाढ़े काले रंग का एक तरल पदार्थ निकला। यह देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में खौफ भर गया। सब लोग घबराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। मैं बोला, आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? हो सकता है नारियल खराब निकल आया हो। दादी ने फिर बात संभालते हुए कहा, हाँ, चलो जल्दी अंदर चलो। मेरी चाची आरती का थाल लेकर आई। जैसे ही मेरी माँ ने हमारी आरती उतारी और मैं और प्रिया घर के अंदर कदम रखने वाले थे, तभी न जाने कहां से एक काली बिल्ली भागते हुए आई और चावल से भरे उस कलश से टकराकर
उसे नीचे गिरा दिया, जिसे प्रिया को अपने पैर से गिराकर अंदर आना था। बिल्ली कलश गिराकर अंधेरे में गायब हो गई। दादी गुस्से में बोली, यह कलमुही भी न जाने कहां से आ गई, दूसरा कलश लाओ। दूसरा कलश लाया गया और फिर हमारा गृह प्रवेश हुआ। अंदर आकर मैंने अपनी उस हवेली को देखा जिसे देखने के लिए मैं बचपन से तरस रहा था। वह वाकई में बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरती में भी एक अजीब सी उदासी और वीरानगी छिपी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह सिर्फ मेरी शुरुआत थी, एक ऐसे दुःस्वप्न की शुरुआत जो मेरी रूह को कंपा देने वाला था। घर के अंदर का माहौल बाहर के तूफानी मौसम से भी ज्यादा बोझिल था। गृह प्रवेश की रस्म के बाद कुछ और छोटी मोटी रस्में थीं जो प्रिया के हाथों से करवाई गईं। उसके बाद सब लोगों ने साथ में खाना खाया, लेकिन किसी का भी खाने में मन नहीं लग रहा था। सब लोग बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। खाना खाने के बाद प्रिया मेरी चाची और ताई के साथ उनके कमरे में चली गई और मुझे सोने के लिए एक अलग कमरा दे दिया गया, जिसमें मैं अपने कजिन भाई रवि के साथ चला गया। गांव के रिवाज के अनुसार जब तक दूल्हा दुल्हन कुलदेवी मां के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक वे एक साथ नहीं रह सकते थे। रवि मुझसे उम्र में 4 साल बड़ा था, लेकिन हमारी दोस्ती खूब जमती थी। वो मुझे लेकर एक बड़े से कमरे में आया और बोला, ये तुम्हारा कमरा है भाई, पता नहीं तुम यहाँ एडजस्ट कर पाओगे या नहीं, यहाँ शहर जैसा आराम नहीं है। मैं मुस्कुराकर बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरा बस चले तो मैं यहीं रह जाऊं। गांव मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी यह कह ही रहा था कि कमरे में एक तेज आवाज हुई। हमने देखा तो कमरे की पुरानी लकड़ी की खिड़की, जो शायद ठीक से बंद नहीं की गई थी, तेज हवा के झोंके से खुल गई थी। रवि ने उठकर उसे कसकर बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं अभी आया। यह कहते हुए वह कमरे से बाहर चला गया। मैं अपने बैग से अपना सामान निकालकर पुरानी लकड़ी की एक बड़ी सी अलमारी में रख रहा था। तभी मुझे अपने ठीक पीछे से ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई तेज हवा का झोंका गुजर गया हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। खिड़की मजबूती से बंद थी। मैंने सोचा यह मेरा वहम होगा और फिर से अपने काम में लग गया। तभी मेरे कानों में फिर से वही भयानक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, सूरज आ गए तुम, कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। मैंने झटके से चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा, यह कैसी आवाज है, मुझे बार बार ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है। यह सोचते हुए मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े रखे। तभी रवि कमरे में आ गया और हम दोनों भाई सोने के लिए लेट गए। दिन भर की थकान के कारण कुछ ही देर में हम दोनों गहरी नींद में सो गए। आधी रात का वक्त था। मैं गहरी नींद में सो रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास बैठकर सिसक सिसक कर रो रहा है। उसके रोने की आवाज इतनी साफ थी कि मेरी नींद खुल गई। मैंने भारी पलकें उठाकर देखा। कमरे में घुप अंधेरा था। बस खिड़की के शीशे से चांद की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। उस हल्की रोशनी में मैंने जो देखा, उससे मेरी आत्मा कांप गई। एक काले कपड़े पहने हुए औरत, जिसका चेहरा लंबे घूंघट में छिपा था, मेरे बिस्तर के पास जमीन पर बैठी हुई थी और मुझे एकटक घूर रही थी। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गया। मैंने हड़बड़ाते हुए रवि को नींद से जगाया। रवि, रवि उठ। जैसे ही रवि की नींद खुली, वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ। मैंने कांपते हुए हाथ से उस तरफ इशारा किया जिस तरफ वो औरत बैठी थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। वह जगह बिल्कुल खाली थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोचने लगा कि कहीं यह मेरे मन का कोई वहम तो नहीं था, या शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था। रवि फिर बोला, क्या हुआ भाई, ऐसे घबराया हुआ क्यों है। मैं बोला, कुछ नहीं यार, प्यास लगी है, पानी कहाँ है। रवि बोला, अरे पानी रखना तो लगता है मां भूल गई, मैं लेकर आता हूं। यह कहते हुए रवि पानी लेने चला गया। मैं बिस्तर पर बैठा यही सोच रहा था कि मैंने जो देखा वह सच था या सपना। तभी रवि पानी लेकर आया। मैंने पानी पिया और हम फिर से सोने के लिए लेट गए। कुछ देर में मुझे नींद तो आ गई, लेकिन मुझे बार बार सपनों में वही काला घड़ की वीरान घड़ी दिखाई दे रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत वहां से मुझे अपनी तरफ बुला रही है, सूरज इधर आओ, सूरज इधर आओ। मैं पूरी रात इसी बेचैनी में सोता रहा। अगले दिन सुबह होते ही हम सब नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए देवी मां के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। गांव की परंपरा के अनुसार पूजा से पहले कुछ भी खाया पिया नहीं जाता था। देवी मां का मंदिर गांव के बाहर खेतों के बीच में बना हुआ था। वहां तक जाने का रास्ता कच्चा और पगडंडियों भरा था, इसीलिए हम सब लोग मोटरसाइकिल से ही गए। मैं और प्रिया एक मोटरसाइकिल पर थे
और बाकी के घर वाले दूसरी मोटरसाइकिलों पर। रास्ते में मैं और प्रिया गांव की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो रहे थे। हमने पहली बार गांव को इतने करीब से देखा था। रास्ते में कई जगह रुककर हमने एक दूसरे के साथ अपनी तस्वीरें भी लीं। रवि बार बार पीछे से आवाज लगा रहा था, अरे भाई, आते वक्त जितनी मर्जी हो उतनी फोटो ले लेना, अभी तो मंदिर चलो, देर हो रही है। आखिरकार हम लोग देवी माँ के मंदिर पहुंच गए। मंदिर बहुत पुराना लेकिन बहुत शक्तिशाली महसूस हो रहा था। वहां गांव के और भी काफी सारे लोग मौजूद थे। जैसे ही गांव के लोगों ने मुझे देखा, सभी लोग हैरानी से मुझे देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। उनके चेहरे पर आश्चर्य, दया और डर के मिले जुले भाव थे। मैंने सोचा कि मैं इतने सालों बाद गांव आया हूं, इसलिए शायद लोग बातें बना रहे हैं, और मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम सबने साथ में देवी माँ की पूजा अर्चना की और आरती उतारी। पूजा के दौरान भी मेरे घर वाले लगातार मेरी तरफ ही देख रहे थे, जैसे उन्हें किसी अनहोनी का डर हो। पूजा खत्म होने के बाद मंदिर के पुजारी जी, जो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, मेरे पास आए। उन्होंने मेरे चेहरे को गौर से देखा और फिर देवी माँ की मूर्ति से एक चांदी का ताबीज उतारकर मेरे गले में पहना दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इसे कभी अपने गले से मत उतारना, देवी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगी। उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। जैसे ही पुजारी जी ने वह ताबीज मुझे पहनाया, अचानक पूरे मंदिर में लगी घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं और बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। यह देखकर सब लोग घबरा गए, लेकिन मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग है। वहां से हम लोग वापस घर लौटने लगे। मेरी दादी, मम्मी और बाकी औरतें पैदल ही घर की तरफ चल दी और हमें मोटरसाइकिल से आने के लिए बोल दिया। तभी प्रिया मेरी तरफ देखते हुए बोली, सूरज, मुझे लगता है कि मम्मी हमें ज्यादा दिन यहाँ रुकने नहीं देंगी। तुम्हारा गांव सच में बहुत खूबसूरत है, तो मेरा मन है कि हम आज ही इसे देखने चलें। क्या पता फिर बाद में मौका मिले या न मिले। मैं बोला, हाँ, ये बात तो सही है। मैंने रवि से कहा, भाई, हमें रास्ता अच्छे से मालूम हो गया है, हम लोग वापस आ जाएंगे। हमें अभी थोड़ा गांव भी देखना है, तो हम दोनों घूम कर आते हैं, तुम किसी को बताना मत। रवि हमारे साथ चलता, लेकिन ताऊजी ने उसे गांव में होने वाले भोज की तैयारियों के लिए किसी काम से भेज दिया था। अब मैं और प्रिया दोनों गांव देखने के लिए निकल पड़े। हमें खेतों के बीच से दूर वही कालागढ़ की घड़ी फिर से दिखाई दी। उसे देखते ही मुझे फिर से वही अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे कोई मुझे आवाज लगाकर अपनी तरफ बुला रहा हो। मैं प्रिया की तरफ देखते हुए बोला, देखो प्रिया, वो कालागढ़, मुझे लगता है हमें एक बार उसे देखना चाहिए। यह सुनकर प्रिया बोली, लेकिन आपके मम्मी पापा ने तो मना किया है ना उस तरफ जाने के लिए, हम उनसे बिना पूछे तो नहीं जा सकते। मैं बोला, हाँ यार, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, बस दूर से ही देख लेंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा इस घड़ी को देखने का बहुत मन कर रहा है। प्रिया ने थोड़ा सोचा और फिर बोली, ठीक है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना घर वाले नाराज होंगे। और फिर हम दोनों उस फैसले पर पहुंच गए जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर उस अनजान रास्ते पर चल दिए जो सीधे कालागढ़ की ओर जाता था। हमें नहीं पता था कि हम मौत के उस कुएं की तरफ बढ़ रहे थे, जहां एक शैतानी ताकत सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। दोपहर का वक्त था, सूरज सिर पर था और ज्यादातर लोग या तो अपने घरों में आराम कर रहे थे या खेतों में काम कर रहे थे। हम दोनों गांव की संकरी गलियों और पगडंडियों से होते हुए कालागढ़ की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस वीरान घड़ी के नजदीक पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होने लगा था। चारों तरफ एक अप्राकृतिक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल सूखी पत्तियों की सरसराहट और हमारी मोटरसाइकिल की आवाज ही तोड़ रही थी। आखिरकार हम उस टीले के नीचे पहुंच गए जिस पर कालागढ़ की घड़ी बनी हुई थी। वहां पहुंचकर हमने देखा कि वह जगह वाकई में बहुत भयानक थी। घड़ी की दीवारें जगह जगह से टूट चुकी थीं, उन पर काई और जंगली पौधे उगाए थे। उसका विशाल मुख्य दरवाजा, जो भारी लकड़ी और लोहे का बना था, एक मोटी जंजीर और एक पुराने जंग लगे ताले से बंद था। दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, जो अब लगभग मिट चुका था, लेकिन खतरा और अंदर जाना मना है जैसे शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। मैं और प्रिया मोटरसाइकिल से उतरकर उस दरवाजे के पास गए। मैं बोला, देखकर ही लगता है कि किसी जमाने में यह घड़ी बहुत आलीशान रही होगी। प्रिया ने सहमते हुए कहा, हाँ वो तो है, लेकिन अब यह बहुत डरावनी लगती है। सूरज, मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, चलो वापस चलते हैं। मैं उसे समझाने ही वाला था कि तभी हमें घड़ी के अंदर से
किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई औरत अंदर रो रही है। आवाज बहुत ही धीमी और दर्द भरी थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। मैं बोला, लगता है अंदर कोई है। प्रिया ने घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, कौन हो सकता है यहाँ? तुम्हारे पापा तो कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आता। सूरज, प्लीज चलो यहाँ से, ये कोई पीएच हो सकता है। मैं बोला, अरे प्रिया, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई सच में अंदर फंसा हुआ है और उसे मदद की जरूरत है तो हमें देखना चाहिए। वह रोने की आवाज अब और साफ सुनाई देने लगी थी। मेरा दिल किसी की मदद करने के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन प्रिया का डर भी जायज था। तभी वह आवाज बंद हो गई। हम कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। मैंने सोचा शायद मेरा वहम था, लेकिन फिर से वही सिसकियों की आवाज आने लगी। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने कहा, प्रिया, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। यह कहते हुए मैं घड़ी की टूटी हुई दीवार के चारों ओर देखने लगा कि कहीं अंदर जाने का कोई और रास्ता है या नहीं। एक जगह दीवार का हिस्सा काफी टूटा हुआ था और वहां से अंदर जाने की संकरी जगह बनी हुई थी। मैं उस तरफ बढ़ने लगा। प्रिया ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की। सूरज, मत जाओ, मेरी बात मानो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने कहा, डरो मत, मैं बस 1 मिनट में देखकर आता हूं। मैं उस टूटी हुई दीवार के हिस्से से जैसे तैसे होकर अंदर घुस गया। मेरे अंदर जाते ही प्रिया भी डर के मारे मेरे पीछे पीछे आ गई। जैसे ही हम दोनों ने घड़ी के अहाते में कदम रखा, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हमारे पीछे दीवार का वह टूटा हुआ हिस्सा, जो पत्थरों और मलबे का ढेर था, एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। जिस रास्ते से हम अंदर आए थे वह अब बंद हो चुका था। यह देखकर हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। अब हम उस वीरान मनहूस घड़ी के अंदर कैद हो चुके थे। अंदर का नजारा और भी भयानक था। एक बड़ा सा अहाता था जिसके चारों तरफ टूटे फूटे कमरे और गलियारे थे। दीवारों पर अजीब अजीब से निशान खुदे हुए थे जो किसी अनजान भाषा में लिखे लगते थे। अहाते के ठीक बीच में एक बहुत पुराना और गहरा कुआं था जिसका मुंह सूखी लताओं और झाड़ियों से ढका हुआ था। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। अब रोने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। प्रिया लगभग रोते हुए बोली, सूरज, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना मत आओ यहां। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? मैं भी डरा हुआ था, लेकिन उसे हिम्मत बंधाते हुए बोला, शांत हो जाओ प्रिया, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हम दोनों घबराते हुए उस खंडहर में बाहर निकलने का कोई और रास्ता खोजने लगे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई हमें देख रहा है, जैसे परछाइयों में कोई छिपा हुआ है। हमें अपने आसपास किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें महसूस हो रही थीं, लेकिन जब भी हम पलटकर देखते तो वहां कोई नहीं होता था। घूमते घूमते मैं उस बीच वाले कुएं के पास आ गया। पता नहीं किस अनजानी ताकत ने मुझे उसकी तरफ खींचा था। मैंने कुएं के मुंह पर उगी झाड़ियों को हटाकर अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही मैंने अंदर देखा, कुएं के गहरे अंधेरे में से एक बहुत ही ठंडी और बदबूदार हवा का झोंका पूरी ताकत से बाहर निकला। उस हवा में सड़े हुए मांस जैसी भयानक बदबू थी। वह झोंका इतना तेज था कि मैं अपना संतुलन खोकर पीछे की तरफ गिर गया। प्रिया दौड़कर मेरे पास आई। हम दोनों बहुत डर गए थे। हमने उस कुएं से कुछ निकलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हमें यह एहसास हो गया था कि हमने अनजाने में किसी सोई हुई भयानक चीज को जगा दिया है। अब हमारा वहां एक पल भी रुकना मुश्किल हो गया था। हम पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। काफी देर तक भटकने के बाद आखिरकार हमें एक पुरानी जर्जर हो चुकी खिड़की मिली जो जमीन से ज्यादा ऊपर नहीं थी। हमने पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ा और किसी तरह उस खिड़की से बाहर कूद गए। बाहर निकलते ही हम बिना एक पल गंवाए अपनी मोटरसाइकिल की तरफ भागे और उसे स्टार्ट करके सीधे घर की ओर चल दिए। हम दोनों इतने डरे हुए थे कि रास्ते में हमने एक शब्द भी बात नहीं की। हमने फैसला किया कि हम इस बारे में घर पर किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वरना बहुत डांट पड़ेगी। हम जब घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। घर में मेहमानों की चहल पहल थी और सब लोग रात के भोज की तैयारियों में लगे हुए थे। किसी ने हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। उस रात मैं जब अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वह ठंडक उस कुएं से निकलकर मेरे साथ ही चली आई है। मुझे यह भयानक एहसास हो रहा था कि हम उस घड़ी से अकेले वापस नहीं आए हैं। कोई साया हमारे साथ चला आया है। एक ऐसा शैतान जाग चुका था जो सदियों से कैद था और उसे आजाद करने वाले हम ही थे। कालागढ़ की उस घटना के बाद घर का माहौल
और भी तनावपूर्ण हो गया था, कम से कम मेरे लिए। हालांकि घर में शादी की दावत की चहल पहल थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर उस वीरान घड़ी और उस बदबूदार कुएं का खौफ छाया हुआ था। मैंने और प्रिया ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस रात के बाद से घर में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगीं। ऐसी घटनाएं जिन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। रात में जब सब सो जाते तो हवेली के बंद कमरों से किसी के चलने और फुसफुसाने की आवाजें आती। रसोई में रखे बर्तन अपने आप गिर जाते। हमारे परिवार का एक पालतू कुत्ता था, शेरू, जो आमतौर पर बहुत शांत रहता था, लेकिन अब वह बेवजह उस कमरे की तरफ देखकर भौंकता रहता था जिसमें मैं और रवि सोते थे। लेकिन सबसे ज्यादा असर प्रिया पर हो रहा था। वह उस घटना के बाद से बहुत चुप चुप रहने लगी थी। वह अक्सर खोई खोई रहती और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन जब वह तैयार हो रही थी तो उसने शीशे में अपने पीछे एक औरत की परछाई देखी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने मुझे यह बात बताई तो मैंने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि यह उसका वहम है, लेकिन मैं खुद अंदर से डरा हुआ था। धीरे धीरे प्रिया का बर्ताव बदलने लगा। वह कभी कभी बहुत अजीब हरकतें करने लगती। कभी वह घंटों तक एक ही जगह बैठकर शून्य में घूरती रहती, तो कभी अचानक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती। उसकी आंखों में मुझे कभी कभी एक अजीब सी ठंडक और अपरिचित चमक दिखाई देती, जो प्रिया की नहीं लगती थी। मुझे लगने लगा था कि वह साया जिसे हम कालागढ़ से साथ ले आए थे, अब प्रिया को अपना निशाना बना रहा था। सारी रस्में अब पूरी हो चुकी थीं। कुलदेवी की पूजा हो गई थी, गांव का भोज भी निपट गया था। ऐसे में आज मेरी और प्रिया की सुहागरात थी। घर की औरतों ने हवेली के एक सबसे खूबसूरत कमरे को हमारे लिए सजाया था। रात के खाने के बाद रवि ने मुझे छेड़ते हुए उस कमरे की तरफ इशारा किया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो देखा कि कमरा फूलों और दियों से सजा हुआ था और प्रिया दुल्हन के लिबास में घूंघट डाले बिस्तर पर बैठी थी। मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, आखिरकार हमें अकेले में वक्त मिला। जैसे ही मैंने उसका घूंघट उठाया, मैं एक पल के लिए चौंक गया। प्रिया मुझे देखकर मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई अपनापन नहीं था। उसकी आंखों में वही डरावनी ठंडी चमक थी। उसने एक बहुत ही अजीब और अपरिचित आवाज में कहा, मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह प्रिया की आवाज नहीं थी, यह किसी और की थी। एक ऐसी आवाज जो भारी और भयावह थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह बिस्तर से उठी और मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो हम कहीं बाहर घूमकर आते हैं, यहां बहुत घुटन हो रही है। मैंने हैरानी से कहा, प्रिया तुम क्या कह रही हो? इतनी रात को हम कहां जाएंगे? वह एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोली, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। यह कहते हुए उसने मुझे दरवाजे की ओर खींचना शुरू कर दिया। मैं उसका विरोध कर रहा था, लेकिन उसके हाथों में एक अमानवीय ताकत थी। अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगीं और बाहर तेज हवाएं चलने की आवाज आने लगी। प्रिया मुझे खींचते हुए कमरे से बाहर ले गई। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बस मुझे घसीटते हुए हवेली के बाहर ले आई। बाहर घना अंधेरा था और तूफानी हवा चल रही थी। वह अंधेरे में भागने लगी। मैं घबराकर उसके पीछे भागा, उसे आवाजें देता रहा, प्रिया रुको, ये क्या कर रही हो प्रिया? लेकिन वह नहीं रुकी। वह बस भागती जा रही थी और हंस रही थी। उसका हंसना बहुत ही डरावना था। अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसके पायल की छम छम की आवाज सुनाई दे रही थी और मैं उसी आवाज का पीछा करते हुए उसके पीछे भाग रहा था। भागते भागते हम गांव से बहुत दूर निकल आए। मुझे खुद पता नहीं था कि मैं कहां आ गया हूं। तभी आसमान में जोर से बिजली कड़की। बिजली की उस चमक में मैंने जो सामने देखा, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। हम कालागढ़ की उस मनहूस घड़ी के ठीक सामने खड़े थे और प्रिया, या जो भी प्रिया के शरीर में था, वह घड़ी के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। उसका चेहरा अब प्रिया का नहीं था। उस पर एक राक्षसी मुस्कान थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने अपनी भयानक आवाज में कहा, आ गए तुम अपने घर। कालागढ़ के उस वीरान दरवाजे पर प्रिया के रूप में खड़ी उस भयानक आकृति को देखकर मेरा खून जम गया। उसकी लाल आंखें और राक्षसी मुस्कान किसी दुःस्वप्न की तरह थीं। मैं समझ गया था कि प्रिया किसी भयानक शक्ति के वश में है, वही शक्ति जिसे हमने उस कुएं से आजाद किया था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। उसकी आवाज अब और भी भारी
और कई आवाजों का मिश्रण लग रही थी। अंदर आओ सूरज, तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रहा। मेरे अंदर डर और प्रिया को बचाने की छटपटाहट के बीच एक जंग चल रही थी। मैं बोला, तुम जो भी हो, प्रिया को छोड़ दो, उसे जाने दो। यह सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज रही थी। प्रिया, प्रिया तो अब कहीं नहीं है, अब सिर्फ मैं हूं और तुम। यह कहते हुए वह पीछे मुड़ी और घड़ी के अंदर चली गई। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन प्रिया को इस हाल में अकेला छोड़ने का ख्याल मुझे अंदर तक कंपा गया। हिम्मत जुटाकर मैं भी उस मनहूस घड़ी के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, घड़ी का भारी दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। अब मैं उस शैतान के साथ अंदर कैद था। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। अहाते के बीच में वही कुआं था और अब उसमें से एक हल्का हरा धुआं निकल रहा था। प्रिया के शरीर में मौजूद वह चीज अब कुएं के पास खड़ी थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी। इस बार उसका चेहरा बदलने लगा। प्रिया की खूबसूरत त्वचा जलने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। उसके नाखून बढ़कर पंजों की तरह हो गए और उसके पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वह एक चुड़ैल, एक डायन के अपने असली रूप में आ चुकी थी। उसका आधा जला हुआ चेहरा और घूरती हुई आंखें देखकर मेरी चीख निकल गई। उसने अपनी भयावह आवाज में बोलना शुरू किया। मैं दामिनी हूं, इस घड़ी की रानी। सदियों पहले तुम्हारे ही एक पूर्वज ने, जिसने उस कुलदेवी के मंदिर की स्थापना की थी, मुझे धोखा देकर और तंत्र मंत्र से इस कुएं में कैद कर दिया था। मैं सालों से, सदियों से इंतजार कर रही थी कि उसके खून का कोई वंशज इस गांव में वापस आए। कोई ऐसा जो शहर में रहकर कमजोर पड़ चुका हो, जिस पर इस गांव की मिट्टी और कुलदेवी का सुरक्षा कवच न हो। और फिर तुम आए सूरज। तुमने खुद आकर मेरे कैद खाने का दरवाजा खोला। उसकी बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। तो यह मेरे परिवार का वह राज था जिसे मुझसे छुपाया गया था। यह एक अभिशाप था जो हमारे खून के साथ चल रहा था। डायन बोली, अब मैं अपना बदला पूरा करूंगी। मैं तुम्हारे खून की आखिरी बूंद तक पी जाऊंगी और हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। यह कहते हुए उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक अनदेखी ताकत ने मुझे उठाकर दीवार पर पटक दिया। मेरी हड्डियों में तेज दर्द हुआ। मैं जमीन पर गिर पड़ा। वह हवा में तैरती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसका जला हुआ चेहरा मेरे बिल्कुल करीब था और उसकी सांसों से वही सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। मैं समझ गया था कि अब मेरा अंत निश्चित है। उसने अपना पंजा मेरे गले की ओर बढ़ाया। मैं आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगा, लेकिन जैसे ही उसके नाखून मेरे गले की त्वचा को छूने वाले थे, अचानक एक तेज नीली रोशनी चमकी। मेरे गले में पड़ा कुलदेवी का वह ताबीज किसी ढाल की तरह चमक उठा। डायन के हाथ जैसे ही उस रोशनी से टकराए, वह दर्द से चीख पड़ी, जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। उसका हाथ झुलस गया और वह झटके से पीछे हट गई। ताबीज की शक्ति ने उसे मुझसे दूर धकेल दिया था। वह गुस्से और दर्द से चिल्ला रही थी। मुझे समझ में आया कि पुजारी जी का दिया हुआ यह ताबीज ही मेरा एकमात्र बचाव है। उधर हवेली में जब काफी देर तक मैं और प्रिया कमरे में नहीं लौटे, तो घर वालों को चिंता हुई। रवि मुझे ढूंढने आया और कमरे को खाली पाकर उसने सबको जगा दिया। जब उन्होंने देखा कि हम दोनों घर में नहीं हैं, तो मेरे माँ बाप और दादी का चेहरा सफेद पड़ गया। वे समझ गए थे कि वही हुआ जिसका उन्हें डर था। दादी तुरंत बोली, वह उसे कालागढ़ ले गई है। हमें तुरंत पुजारी जी के पास चलना होगा। मेरे पापा, चाचा रवि और गांव के कुछ और हिम्मत वाले लोग मशालें और लाठियां लेकर तुरंत पुजारी जी के घर की ओर भागे। इधर घड़ी के अंदर मैं और डायन आमने सामने थे। वह मुझ पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन वह गुस्से में चारों तरफ चीजें फेंक रही थी। ताबीज मुझे बचा तो रहा था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही है। मैं बुरी तरह थक चुका था और डरा हुआ था। डायन ने एक आखिरी बार मुझ पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं जानता था कि इस बार शायद ताबीज भी मुझे नहीं बचा पाएगा। तभी मुझे घड़ी के बाहर से अपने परिवार वालों की आवाजें सुनाई दी। सूरज बेटा, तुम कहाँ हो? उन्हें अपनी ओर आता देखकर डायन और भी ज्यादा खूंखार हो गई। उसने एक भयानक चीख मारी और मेरी तरफ झपटी। मैं जमीन पर पड़ा हुआ बस उस चमकते हुए ताबीज को देख रहा था, जो अब मेरी आखिरी उम्मीद था। जैसे ही डायन मुझ पर झपटी, घड़ी का बंद दरवाजा टूटकर गिर पड़ा।
मेरे पापा, चाचा, रवि और पुजारी जी गांव वालों के साथ मशालें लिए हुए अंदर घुस आए। उन्हें देखते ही मेरी जान में जान आई। पुजारी जी ने डायन को देखते ही जोर जोर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनके हाथ में एक पीतल का कमंडल था जिसमें से वह लगातार गंगाजल छिड़क रहे थे। पवित्र मंत्रों और गंगाजल के पड़ते ही डायन दर्द से तड़पने लगी। वह गुस्से में चीख रही थी और हवेली की दीवारों से टकरा रही थी। उसने अपनी शक्ति से धूल और पत्थरों का एक बवंडर बना दिया ताकि कोई उसके पास ना आ सके। पुजारी जी ने चिल्लाकर कहा, इसे वापस उसी कुएं में कैद करना होगा। यही एक रास्ता है। सूरज बेटा, हिम्मत रखना। तुम्हारे गले में मां का ताबीज है, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें उसे बातों में उलझाकर कुएं के पास लाना होगा। यह सुनना आसान था, लेकिन करना लगभग नामुमकिन। मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर खड़ा हुआ। मैंने डायन को ललकारते हुए कहा, तुम मुझे मारना चाहती हो ना दामिनी? तो आओ, पकड़ो मुझे। यह सुनकर वह मेरी तरफ लपकी। मैं ताबीज को सामने करके पीछे की ओर कुएं की तरफ बढ़ने लगा। हर बार जब वह मेरे करीब आती, ताबीज की रोशनी उसे पीछे धकेल देती। यह एक खतरनाक खेल चल रहा था। मैं एक एक कदम पीछे हट रहा था और वह गुस्से में मुझ पर हमला कर रही थी। पुजारी जी और बाकी लोग लगातार मंत्र पढ़ रहे थे और उस पर गंगा जल फेंक रहे थे, जिससे उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। आखिरकार मैं कुएं के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया। अब मेरे पीछे हटने की कोई जगह नहीं थी। डायन ने यह देखकर अपनी पूरी ताकत एक ही हमले में लगा दी। वह एक भयानक चीख के साथ मुंह पर कूदी। पुजारी जी चिल्लाए, सूरज अब! मैंने बिना एक पल सोचे अपने गले से वह चमकता हुआ ताबीज नोचकर पूरी ताकत से उस डायन की तरफ और कुएं के अंदर फेंक दिया। जैसे ही ताबीज हवा में उससे टकराया, एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और एक बहुत तेज सफेद रोशनी पूरे अहाते में फैल गई। वह ताबीज, जो कुलदेवी की शक्ति से भरा हुआ था, एक दिव्य अस्त्र बन गया। उस रोशनी ने डायन को अपनी चपेट में ले लिया और उसे खींचकर वापस उसी गहरे बदबूदार कुएं में धकेल दिया। डायन के कुएं में गिरते ही उसकी आखिरी दर्दनाक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। पुजारी जी ने तुरंत गांव वालों की मदद से एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर, जिस पर पहले से ही मंत्र खुदे हुए थे, उस कुएं के मुंह पर रखवा दिया और फिर से उसे सील करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया। जैसे ही डायन का साया खत्म हुआ, प्रिया, जो अब तक एक कोने में बेहोश पड़ी थी, उसे होश आ गया। वह बहुत कमजोर और घबराई हुई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे आसमान में सुबह की पहली किरण दिखाई देने लगी। रात का भयानक अंधेरा छूट चुका था। काला घड़ की वह मनहूस घड़ी अब शांत थी, लेकिन अपने अंदर एक भयानक राज दफन किए हुए। हम लोग प्रिया को लेकर तुरंत हवेली वापस आ गए। उस दिन, उस सुबह हमने गांव छोड़ दिया। मेरे पापा और चाचा ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उन्होंने यह राज मुझसे छुपाए रखा। उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वज ने उस डायन को कैद तो कर दिया था, लेकिन यह श्राप भी मिला था कि अगर उनकी कोई भी संतान गांव से दूर रहकर अपनी जड़ें भूल जाएगी और कमजोर पड़ जाएगी, तो वह डायन उसे अपना माध्यम बनाकर आजाद हो सकती है। इसीलिए वे मुझे हमेशा गांव से दूर रखते थे। हम हनुमानगढ़ वापस आ गए। धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी, लेकिन वह 3 दिन और वह भयानक रात मेरे और प्रिया के जहन में हमेशा के लिए बस गई। प्रिया को मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत पड़ी ताकि वह उस सदमे से उबर सके। आज भी जब मैं रात के अंधेरे में अकेला होता हूं, तो मुझे काला घड़ की वह घड़ी, उस कुएं की बदबू और दामिनी की भयानक चीखें याद आ जाती हैं। मैं अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा। मैंने उन ताकतों के अस्तित्व को महसूस किया है जिन्हें हम सिर्फ कहानियों में सुनते हैं। और मैं अक्सर सोचता हूं कि क्या सच में हम इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, या फिर अंधेरे में ऐसी बहुत सी हकीकतें हैं जिनसे अनजान रहना ही बेहतर है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। इसरार शेख भाई मुंबई से, दीप सैनी और अंचल सैनी भाई फिजी से, निशा कश्यप जी इंडिया से, संजय खान भाई नागपुर से, गुरफान खान भाई उत्तर प्रदेश से, रवि त्रिपाठी भाई लखनऊ से, अरशब फाजिल का भाई पंजाब से, परमिला जी कतर से, ताज वली खान और मुस्तफ़ा खान भाई इंग्लैंड से, मांगल जंजोत भाई दिल्ली से, आशुतोष भाई चंद्रपुर महाराष्ट्र से, सीता राय भाई नेपाल से, राकेश फाजिल का भाई पंजाब से, अभिमन्यु भाई उत्तर प्रदेश से, जोनी भाई हैदराबाद से, आसिफ अब्बासी भाई फिरोजाबाद से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लाहौरी सिरसा प्रयागराज से,
अभिमन्यु भाई गोरखपुर से, पूजा और संदीप भाई हरियाणा से, नीलंका नाथ भाई असम से, अजीत भाई रायपुर से, सौरभ पटेल भाई कानपुर से, मजीद भाई मालदीव से, वंश भाई सूरत से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अर्जुन भाई नेपाल कौसौठी से, मनीष अमृत और तारा भाई सऊदी दमन से, रचना कुमारी जी बिहार से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, सुशांत तमंग भाई दार्जिलिंग सोनाडा से, आलम खान भाई गुजरात से, जॉन भाई इंग्लैंड से, मान्यप्रीत भाई पंजाब होशियारपुर से, सोमबीर जाखड़ भाई हरियाणा से, रविंदर भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, विनोद भाई तमिलनाडु से, भूपेन चौधरी भाई असम से, जीशान अहमद भाई तिरवा चंदनपुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, शिवम राजा और ज्योति कश्यप गाजीपुर से, राहुल भाई गुजरात से, मोहन कुमार भाई कर्नाटक से, महेश चौधरी भाई गोदीनगर गुजरात से, भूषण वसंत पाटस्कर भाई पुणे महाराष्ट्र से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, शाश्वत तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, आस्तिक पटेल भाई इंदौर मध्य प्रदेश से, सचिन कुमार भाई राउरकेला उत्तराखंड से, वंश राजपूत भाई मध्य प्रदेश से, दिंजीना और नाइमूल भाई असम से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी से, चंदन सिंह भाई लुधियाना पंजाब से, अख्तर हुसैन भाई कश्मीर से, अंकित दास भाई अरुणाचल प्रदेश से, पंकज दृष्टि और चंचल जी दिल्ली से, प्रवीण जाटव भाई बुलंदशहर से, जसप्रीत सिंह भाई न्यू दिल्ली से, संकेत दैवत भाई यवतमाल महाराष्ट्र से, किंगदीप सुब्बा भाई सोनाडा दार्जिलिंग से, अभिषेक सिंह भाई भागलपुर बिहार से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, दिव्यांग वाघिया भाई मुंबई से, सफदर अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, बाबर आजम और रिजवान भाई पाकिस्तान से, राहुल भाई ओडिशा राउरकेला से, हरिवंश मौर्य भाई आगरा से, विनय कुमार भाई राजनांदगांव से, हसन अब्बास भाई इटली से, बबलू मौर्य, पिंकी कुशवाहा, हैप्पी और गोल्डी मौर्य कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, अमित वर्मा भाई लखीमपुर खीरी से, अक्षय चौहान भाई संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, संजय मौर्य भाई प्रयागराज से, नरेश चौहान भाई गुजरात से, गणेश भाई नासिक महाराष्ट्र से, सुमन भाई नेपाल से, नरेंद्र चतुर्वेदी भाई जबलपुर मध्य प्रदेश से, अवनीत वैभव और पूनम जी महाराष्ट्र से, जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, नीदा इसरार शेख भाई मुंबई से, राजीव कुमार नायक भाई ओडिशा से, ऋषु यादव जी आजमगढ़ फूलपुर से, रमेश निराला भाई छत्तीसगढ़ रायपुर से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, सोएब अंसारी भाई सऊदी अरब दुबई से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, हरि सिंह चौहान भाई मध्य प्रदेश से, अनिल पांचाल भाई दिल्ली से, हितेश कुमार पंचौली भाई गुजरात से, मोहम्मद वसीम भाई कोलकाता से, जिशान खान भाई इंडिया से, तौसीफ अंसारी भाई मुंबई से, संजय भाई फतेहपुर गीला से, संदीप कुमार प्रजापति भाई उत्तर प्रदेश से, विजय वर्मा भाई दिल्ली से, रजनी जी इंदौर से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, मोहन भाई अंसोल वेस्ट बंगाल से, लक्ष्मण खत्री भाई नेपाल से, अनु जी नेपाल से, हरि प्रसाद भाई मीरपुर से, शिवशंकर भाई नेपाल से, शांतनु भाई वेस्ट बंगाल से, गोविंद कुमार भाई आजमगढ़ से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है वो टेंशन न लें, अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।